हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एंड रेशियोज, पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग विच आर गोइंग राइट नाउ। सो आप जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं गैप फाउंडेशंस क्या क्या है, मॉड्यूल्स इसमें कौन से यूज होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा यूजीसी नेट में आता ही आता है। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी का जो कंसेप्ट है हम कीवर्ड्स के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे दिमाग में फिट हो जाए। बिजनेस एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर हमेशा एक अलग एंटिटी है। इफ ऑनर ऑनर के ऊपर कोई भी केस हो रहा है तो इट डजंट मीन कि बिजनेस पे केस होगा, और अगर बिजनेस पे केस हो रहा है डजंट ऑलवेज मीन कि ऑनर पे भी केस होगा, बिकॉज बिजनेस एंड ऑनर आर ए सेपरेट एंटिटी। ठीक है। इस कन्वेंशन से हमें ये समझ में आता है। अब जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। मतलब कि बिजनेस में एक सीईओ अगर आ रहा है, अगर वो चला गया, कल दूसरा सीईओ आ रहा है, तो डजंट मीन कि बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस विल कंटिन्यू, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, वेदर द पर्सन आज, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है। लॉस हो जाए वो एक अलग बात है, बट बिकॉज ऑफ द पीपल कमिंग एंड आउट, ठीक है, उनकी वजह से बिजनेस नहीं रुकने वाला है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम लोग अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं दैट आर कैन बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके। कॉस्ट कंसेप्ट जो फंक्शन है वो ये कहता है कि एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स वी ऑलवेज रिकॉर्ड द एसेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट एट वॉट एवर द कॉस्ट दे हैव बीन परचेज्ड। जिस कॉस्ट में हमने परचेज किया था हम वो वाली कॉस्ट है जो इसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं, नॉट दी करंट एसेट। जो करंट कॉस्ट है या फिर करंट उसकी जो वैल्यू है हमेशा वो यूज नहीं करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स लिखी जाती है। और जो डुअल एस्पेक्ट है कंसेप्ट वो ये कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग की हम जब जर्नल एंट्री वगैरह करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एवरी डेबिट हैज़ एन एवरी क्रेडिट साइड। अगर आपके अकाउंटिंग की बुक्स में कहीं ना कहीं आप कुछ डेबिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई बुक में आपको उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट भी दिखाना पड़ेगा। ट्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे कि आपने परचेज किया कुछ, तो परचेज कर रहे हैं, वो चीज तो हमारे बिजनेस में आ रही है, बट गया क्या है, पैसा। तो इसीलिए कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट होना मैंडेटरी है। तो ये डुअल एस्पेक्ट हमेशा अकाउंटिंग की बुक्स में कहीं ना कहीं मेंशन होता ही होता है। और जो एक्रूअल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस व्हेन अर्नड और इनकर्ड। ठीक है। तो कहते हैं कि रेवेन्यू जब अर्न हुआ है तब लिखते हैं हम, बट एक्सपेंस जब इनकर हो गया उसी वक्त लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज तुम्हें कोई प्रॉफिट हुआ है, बट जब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए तब तक आप मेंशन नहीं करते हो। रेवेन्यू का ये होता है। लेकिन एक्सपेंसेस का ये होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्रूअल इनकम है जो मतलब आने वाले फ्यूचर टाइम पे आ सकती है, तो हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो 100% श्योर हो जाता है। और एक्सपेंसेस ये है कि आज हमने किसी को एक्सपेंसेस कहीं से कुछ परचेज किया है, बट हम अभी उसको पेमेंट नहीं किए, बट स्टिल वी हैव टू रिकॉर्ड। हम उसको एज अ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की फॉर्म में हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकर हुए हैं उनको मेंशन करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम आज के दिन उसको पेमेंट करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, हम उसको एरियर्स में मेंशन कर सकते हैं कि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। और जो मैचिंग कंसेप्ट है वो ये कहता है कि रेवेन्यू हमेशा रिलेटेड एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए। जैसे किसी चीज का रेवेन्यू हुआ है बिजनेस में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा एक्सपेंसेस हमने उसको कहीं ना कहीं उसमें ऐड किया होगा, मैच होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म जो है वो ये मेंशन करता है कि एंटिसिपेट लॉसेस नॉट गेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना कि कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये हमें कहते हैं कि बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट को मत, गेन्स होने वाले हैं नहीं होने वाले उसको लेके मत चलो, बट हाँ अगर कुछ फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं किसी कारण तो उसको एंटिसिपेट करके चलो। बैड डेट्स हो सकते हैं तो, और बैड डेट वगैरह होते हैं ना, तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं, एंटिसिपेट करके चलना होता है। तो ये 8 कंसेप्ट है जो हमें मेजरली दिमाग में रखने होते हैं वाइल अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ऑलवेज बैलेंसेस, इफ इट डजंट तो एरर है, समझ लो। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर्स अपने बिजनेस में लेके आते हैं। ठीक है। और लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं से कर्जा चल रहा है, लोन वगैरह हो गया। ठीक है। हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है,
तो ये सब लाइबिलिटीज हो गई। और जो शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेके आते हैं पैसा, वो भी एक तरीके से ऑनर्स इक्विटी है। और एसेट्स जो होते हैं दैट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये आप हमेशा याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 लाख कैश आया, ठीक है, तो एसेट्स आ गई कैश के फॉर्म में, और उसी को हम यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी में भी 1 लाख ऐड करेंगे। एक साइड इधर भी होना चाहिए, एक साइड इधर भी लिखना चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे कि बाय गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 हमने क्या किया, उधार पे खरीदा है, तो गुड्स तो आ गए हमारे पास, एसेट्स तो प्लस हो गई। अब क्रेडिट पे लिया है तो हम उसको लाइबिलिटीज में 20,000 लिख देंगे। सिमिलरली सेल गुड्स फॉर 15,000 इन कैश, मतलब कि हमने कुछ गुड्स को बेचा है, तो गुड्स क्या हो गए हमारे, कम हो गए। 15,000 हमारे गुड्स क्या है, कम हो गए। अभी क्या हो रहा है, कॉस्टिंग उनकी सिर्फ 10,000 थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉस्टिंग नहीं लिखते हैं हम, ये लिखेंगे कितने में हमने बेचा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा इसके बेसिस पे 5,000। तो हमने एसेट्स जो हमारी अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक बनाते हैं हम, उसमें मेंशन करेंगे हम 10,000 का तो कॉस्टिंग था, 15,000 हमें रिटर्न में आए हैं, तो 5,000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट किस में जाता है, ऑनर्स इक्विटी में। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कहाँ आता है, ऑनर्स इक्विटी में। प्रॉफिट और लॉस किस में आता है, ऑनर्स इक्विटी में। और जो क्रेडिट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो और अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है, जैसे हमने क्या किया है, रेंट पे किया है 5,000 का, तो वो हमारे कैश में से भी कम हो गया, तो दैट मीन्स एसेट्स में से कम हो रहा है। सिमिलरली ऑनर्स की जो इक्विटी है, जो ऑनर पैसे लेके आए थे, उसमें से भी हमने क्या किया, 5,000 एज एन एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द हम अगर कैलकुलेट करके देखेंगे टोटल, तो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यही होती है कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। हर टर्म में एक एक आप देख सकते हैं, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, ठीक है, इसमें भी इक्वल है। तो हर एंट्री में एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज होनी जरूरी है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं एरर किया है। और इसी का गोल्डन रूल हमने जो अभी पढ़ा है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री जो है हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो ये चीज भी दिमाग में याद रखना। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स की डेबिट इक्वल्स टू लेफ्ट साइड एंड देखो इसको समझना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज एसेट्स इंक्रीजिंग विद क्रेडिट। देखो एसेट्स अगर कहीं बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, अगर क्रेडिट में बढ़ रही है तो वो एक लाइबिलिटी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। डेबिट इक्वल्स टू लेफ्ट साइड इक्वल्स टू एसेट्स इंक्रीज, ये चीजें कुछ टर्म्स है जो याद रखना आप। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि ओनर्स इक्विटी में क्या क्या आ रहा है, ओनर्स इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है, लॉस आ रहा है। लाइबिलिटीज में कुछ भी क्रेडिट पे लेके आए हैं, और एसेट्स में हमने अभी जस्ट सीखा है। तो नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन आता है, गोल्डन रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का। 3 अकाउंट्स होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं तरीके से डेबिट या क्रेडिट होता है बिजनेस में, ठीक है। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन मतलब कोई ना कोई इंसान से ही हमारा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब है हम कहीं भी बुक्स कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो हम किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पेड टू राम, 5,000 रुपीज आपने राम को दिए, ठीक है। तो रिसीवर कौन हो गया, राम, और गिवर कौन हो गया, हम लोग। हमने क्या किया है, 5,000 रुपए दिए, तो हम क्या करेंगे, राम को तो क्या करेंगे, रिसीवर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश, ठीक है। गया क्या है हमारे अकाउंट से, कैश। तो दिस इज द बेसिक एंट्री, आप इतना भी समझ लो तो भी इनफ है, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पेड टू राम, राम क्या हो गया, रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट में गया और गया क्या है, कैश, ओके। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, हम डायरेक्ट अकाउंट का नाम मेंशन करेंगे, कौन से अकाउंट में गया है और कौन से अकाउंट से निकला है, ठीक है। तो हम इसमें इसका भी गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको लाइंस जो है, ये दोनों और ये दोनों एकदम 100% याद होनी चाहिए, फिर आप कोई भी एंट्री आओ उसको डेबिट क्रेडिट आप सही करके आएंगे, ठीक। जैसे इसमें क्या दे रखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने क्या देखा है, परचेज फर्नीचर, तो आया क्या है, फर्नीचर, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में क्या डालेंगे, फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गया क्या है, कैश, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में कैश अकाउंट डाल देंगे। डेबिट एंड क्रेडिट जानते हैं ना, फर्नीचर अकाउंट DR2, हम यहाँ पे लिखते हैं फिर कैश अकाउंट, ठीक है। ये ऐसे ही होती है एंट्रीज, फिर हम यहाँ पे इसके सामने लिख देते हैं 10,000 और 10,000। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हम बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे रियल लाइफ में, बिजनेसेस में, ठीक है, यूजुअली। तो नॉमिनल अकाउंट में हम ऐड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जो भी एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं अकाउंटिंग बिजनेस में वो डेबिट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, हमें जो प्रॉफिट बोल सकते हैं या इनकम या गेन हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो वो क्रेडिट करते हैं। ये चीजें याद रखनी है आपको, क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज
क्रेडिट होती है, ठीक है। इतना तो आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं कि इफ इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फर्नीचर इज एन नॉमिनल अकाउंट, तो नहीं, फर्नीचर क्या होता है, रियल अकाउंट है जिसमें एक्चुअल में कोई ना कोई चीज आई है या गई है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है पेड सैलरी 8,000, तो हमने क्या किया है, एक एक्सपेंस है तो डेबिट क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट, गया क्या है, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में सैलरी आ गई है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। जर्नल में हम लोग एंट्रीज करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में डेबिट क्रेडिट होता है, लेजर फोलियो, डेबिट द अमाउंट और क्रेडिट अकाउंट, ऐसे होता है ये, ठीक है। आप फॉर्मेट देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्योंकि इसका हमेशा कभी कभी एडजस्टमेंट में या प्रोसेस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम लेके आते हैं जहां से हमें अकाउंटिंग करनी है, फिर उन एंट्रीज को हम क्या करेंगे, जर्नल्स में पेस्ट कर देंगे हमारे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं हम, फिर ट्रायल बैलेंस में बनाते हैं, फिर उसके बाद में एडजस्टिंग एंट्रीज ऐड करते हैं। ट्रायल बैलेंस में डालने के बाद में कुछ कुछ एंट्रीज होती है जो एडजस्ट करनी पड़ती है बाद में, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड देन फिर फाइनली हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो ये 8 स्टेप का बेसिक प्रोसेस है जो याद रखना अकाउंटिंग साइकिल का। अब ये क्या है, जो साइकिल है वो किसी किसी अकाउंटिंग पीरियड में मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, एनुअली भी होती है। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, मतलब कि जो एट द एंड जो एंट्रीज में जो फाइनल अमाउंट रहता है वही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीजें याद रखना आप लोग। अब हम देख लेते हैं एक बार कि सब्सिडरीज बुक कौन सी होती है और ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सब्सिडरी बुक्स वो होती है एडिशनल बुक्स, ठीक है, जो हमारी एंट्री जिसमें हम करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हमने ओरिजिनली एंट्रीज को ऐड किया। तो इसमें जो 8 सब्सिडरीज बुक्स है जो हमारे अकाउंट में हम यूजुअली यूज करते हैं। तो कैश बुक में क्या करते हैं हम, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं। परचेज बुक में जो भी हमने क्रेडिट के फॉर्म में परचेज किया है वो हम परचेज बुक में डालते हैं। ये याद रखना, परचेज बुक और सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट वाली चीजें ही हम मेंशन करेंगे, क्रेडिट परचेजेस ओनली। और सेल्स बुक में क्या होता है, क्रेडिट सेल्स जो भी हम परचेज कर रहे हैं। परचेज रिटर्न, अब इनकी एंट्रीज तो आपको आती होगी। हम डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने रियल अकाउंट में देखा था ना अभी, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सारी बुक्स क्या है, इन्हीं की पार्ट है। ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो सारी इन्हीं के पार्ट है, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक में हम डाल देंगे परचेज रिटर्न को, और सेल्स रिटर्न को हम डाल देंगे रिटर्न इनवर्ड बुक में। अब जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो क्या करते हैं, एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। और बिल्स पेएबल जो होता है, आप डेटर्स और क्रेडिटर्स में डिफरेंस जानते होंगे। बिल्स पेएबल जो होता है वो क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हम एक बुक ऑफ एंट्री में मेंशन करते हैं कि हमने इतना कम बिल है जो पे कर दिया है, अब हमारा जो उधार चल रहा था वो उधार कम हो जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, हमें किसी ने बिल दिया है, अभी पैसे देने बाकी है, बस बिल्स रिसीव हुआ है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर जो हम ऑल रिमेनिंग एंट्रीज होती है वो पूरी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज में करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का क्या फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये इसमें जो जो चीजें आती हैं वो हम एक तरीके से ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डालते हैं और मेक श्योर कि ये हमेशा एट द एंड इक्वल होता है, ठीक है। बट ट्रायल बैलेंस मैचिंग डज नॉट प्रूव करेक्टनेस। अब आप इसमें कॉमन मिस्टेक है, ये इसका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि ट्रायल बैलेंस जो होता है या एमसीक्यूज में आ जाता है, अगर इनके ये एट द एंड डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्ट है। जर्नल एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट अगर मैच होते हैं तो दैट इज ए गुड पार्ट, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे करेक्टनेस चल रही है। बट अगर ट्रायल बैलेंस में नीचे आपके एंट्रीज मैच हो रही है, तब भी क्या होता है, कभी कभी एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेशन या प्रिंसिपल स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड, ठीक है। इसमें हम 100% एक्यूरेसी की बात अभी नहीं कर सकते। अब हम क्या देखते हैं, एक बार जब भी हम जनरल एंट्रीज वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि कोई भी हमने जो एसेट्स ले रखे हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाना, क्योंकि बाय द टाइम सबकी वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज होती है जो हम एसेट्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो आज मशीन खरीदी है किसी ने, जैसे कि उसकी कॉस्टिंग क्या आई है, 1 लाख कॉस्ट है, आज मशीन परचेज की है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 मेथड पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू डेप्रिसिएशन लगाया जाता है कि हम एक्चुअल वैल्यू कितनी लिखें। हर साल क्या हो रही है, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट वो कितनी डिक्रीज हो रही है वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि हम अजम्पशन लगा लेते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमें पता है ये मशीन 10 साल चलने वाली है,
तो हमें पता है कि हर साल हम क्या बोलेंगे, हर साल इसकी 10% वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब लाइफ क्या है, 10 years है, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होगी इसकी, 10,000। स्क्रैप वैल्यू वो होती है जो एट द एंड मशीन 10 साल बाद भी अगर खराब हो जाती है, 9 साल बाद भी अगर खराब हो जाती है, जैसे इसमें 10 साल दे रखा है, 10 साल बाद खराब हो जाती है, तो उसके बाद भी इसकी कितनी वैल्यू मिलने वाली है मुझे, 10,000। जो हम बोलते हैं ना कि बेच के आते हैं हम मशीन को, खराब चीजों को भी जब बेच के आते हैं स्क्रैप में, भंगार में, तब भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है, तो उसकी 10,000 हमें वैल्यू मिलने वाली। तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन होता है कि कॉस्टिंग कितनी है, 1 लाख, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 एंड लाइफ है उसकी 10 years। तो अब अपन को ये देखना है कि हर साल उसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 90,000 उसकी क्या है हमारी कॉस्टिंग मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी इसको बेचने जाएंगे 10 साल बाद तो 10,000 तो वापस आ जाएंगे। तो 90,000 उसकी हम एक तरह से कॉस्टिंग मान के हम क्या करेंगे, इसको पता है कि 10 years तक ये चलने वाली है, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो दैट विल बी 9,000। तो क्या आएगी हमारे पास में 9,000 पर ईयर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एज वेल। इक्वल अमाउंट हर ईयर हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन। अब सिमिलरली रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, हम एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि हर साल इतना % रेट क्या है इसका डिक्रीज होने वाला है। अब जैसे एक अनदर एग्जांपल लो, 1 लाख की बुक वैल्यू है, ठीक है। बुक वैल्यू से हमें क्या करना है, उस रेट से मल्टीप्लाई करना है 20%, तो 20,000 क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब अगले साल उस बुक की वैल्यू कितनी बची उसकी, अगर एक साल 20,000 हो गया तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी बची, 80,000, क्योंकि हमने क्या किया, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया पिछले साल। अब 80,000 का हमें क्या करना है, 20% देखना है, वो होगी इस बार की हमारी स्क्रैप डेप्रिसिएशन, तो वो हो गया हमारा 16,000। अब हम क्या करेंगे, 80 में से और 16 गए तो कितना बचा, 64। अब 64,000 का और 20% माइनस कर देंगे, तो सिमिलरली ऐसे चलता रहता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो हम माइनस कर रहे हैं एज पर द रेट जो हमें गिवन है। तो एसएलएम में क्या होता है, इक्वल चार्ज करते हैं। रिटर्न डाउन में शुरुआत में तो ज्यादा चार्जेस होते हैं, जैसे कि पहले 20,000 फिर 16,000 फिर आएगा थोड़ा और कम आएगा 13,000 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। अब हम देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम में आता है, दिस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम। कभी भी पूछा चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं, बट हाँ मेजरली आपसे ये चीजें कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या आपको डालना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में हम लोग डालते हैं सेल्स जो हो रही है एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का एक रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, नेट सेल्स इंटू 100, तो वो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कहने का मतलब है जितनी हमने सेल्स की है उसके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जैसे सेल्स आपकी 2 लाख की हुई है, प्रॉफिट आपका 5,000 आया, तो 5,000 बाय हम 2 लाख करके इंटू 100 कर लेंगे, तो वो हमारे परसेंटेज पता चल जाएगा या रेशियो पता चल जाएगा कि किस रेशियो में हमारी प्रॉफिट हो रहा है एज कम्पेयर टू सेल्स, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करेंगे। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया था उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो डेबिट साइड में हम क्या क्या ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल्स वाले, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो होता है। और ये हो गए हमारे बाद में प्रोडक्शन के बाद में जो हमारी चीजें लगती है, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। याद रखना, एक एक टर्म्स की टर्म्स याद रखना, क्योंकि किसी से भी एमसीक्यू आपका बन सकता है। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि कमीशन आ गया, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से कुछ हमें भी रेंट मिल रहा है हमारी बिल्डिंग्स पे है, ठीक है, हमारे मशीन्स पे, तो ये सब चीजें क्या हो गई, क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो नेट प्रॉफिट इसके एट द एंड रिजल्ट हमारे पास बचता है। डेबिट एंड क्रेडिट के बाद में जो भी अमाउंट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अब कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। ये जो होता है ना लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट होता है, हमने अभी पढ़ा था ना आगे, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज में ही आता है कैपिटल, तो इसमें हम क्या डाल देंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, लोन्स लिख देंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे। और एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, जो भी फिक्स्ड
एसेट्स है, करंट एसेट्स है और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है हमारे, ये कोई एक अकाउंट नहीं है, इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, ये याद रखना। इट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। तो और ये भी याद रखना, बैलेंस शीट हमेशा ऑटोमेटिक बैलेंस होती है। जैसे इसमें तो क्या होता है, जो अमाउंट बचा उसको ग्रोस प्रॉफिट दे दिया, इसमें जो बचा उसको नेट प्रॉफिट दे दिया। अब जब यहाँ से नेट प्रॉफिट हमने इसमें डाल दिया तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो एसेट्स है वो इक्वल्स टू हमेशा लाइबिलिटीज हो, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, ये याद रखना एट बैलेंस शीट में, अदरवाइज हमारी बैलेंस शीट इक्वल नहीं होगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट आता है, फिर बैलेंस शीट आती है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक किसमें होता है, ट्रेडिंग और में एसेट होता है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस हमारा नेक्स्ट जो हमने जो सेकंड थर्ड मॉड्यूल में हम घुस रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था, दैट इज आल्सो एन एनालिसिस, ठीक है। तो हम रेशियोज के थ्रू करते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगी, जैसे कि हम लोग को अगर लिक्विडिटी पता करनी है हमारे बिजनेस की, कितनी लिक्विडिटी है, क्योंकि हमने क्या किया, अलग अलग रेशियोज को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दिया। अगर किसी बिजनेस की लिक्विडिटी पता करनी होती है तो वो हम 3 फॉर्म में करते हैं यूजुअली। करंट रेशियो देख लेते हैं, क्विक रेशियो देख लेते हैं, या फिर कैश रेशियो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, आइडियली इट शुड बी 2:1। और क्विक रेशियो जितने भी करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स आई होप आपको पता होंगे, ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, जैसे कि मशीन हो गया वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है, ठीक है, फर्नीचर हो गए ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। बट करंट एसेट्स में हमारे क्या आ गए, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में कितना बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है हमारे, जो हमारी इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल्स है, जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं, वो सारे करंट एसेट्स आ गए। सिमिलरली उन्हीं से रिलेटेड करंट लायबिलिटीज होती है। बट क्विक रेशियो होता है एक, जिसमें हम क्या करें, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा दिया, ठीक है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा दिया, फिर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी किया, तो वो रेशियो हमेशा 1:1 होना चाहिए। और कैश रेशियो हो गया, कैश एंड बैंक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। कहने का मतलब है ये रेशियो हमें ये पता चलता है कि जो हमारी करंट लायबिलिटी है, आज की हमारे बिजनेस की लायबिलिटी जो है, उसको हम कितने इफेक्टिवली वापस पे बैक कर सकते हैं यूजिंग द करंट एसेट्स। जो भी हमारे पास बैंक में कैश पड़ा है, या फिर जो भी हमारे उधार, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये भी याद रखना, डेटर्स क्रेडिटर्स इसमें आते हैं, डेटर्स आता है इसमें, क्रेडिटर आते हैं इसमें, ठीक है। करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं। तो ये सब जो है उनको पे बैक करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है, वो पता करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू पता करते हैं। अब जैसे प्रॉफिट देखना है हमारे बिजनेस का कितना हो रहा है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से देखेंगे। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो अभी हमने जस्ट देखा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब एक इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर्स ने फंड लगा रखे हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, अब इसमें सेल्स नहीं देखेंगे, हम शेयर होल्डर्स की इक्विटी देखेंगे, जो शेयर होल्डर्स का फंड हमारे बिजनेस में लग रखा है उसको डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कितना रिटर्न हम दे पा रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे इसको चेक करते हैं। अब सिमिलरली हम ये देखते हैं एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियोज होते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे कंसेप्ट जो है इसके कवर करने वाले हैं। अभी देखो हम लोग 9th स्लाइड पे, हमारी 21 स्लाइड पे हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर हम फाइंड करते हैं कि हमारा एवरेज इन्वेंट्री, कि हमें कितनी जो गुड्स हमने बेचे हैं उसकी क्या कॉस्ट थी, COGS डिवाइड बाय इन्वेंट्री जो होता है। इसमें ये बताया गया है कि इन्वेंट्री क्या होती है, कि हमारे कंपनी में जो ऑलरेडी माल पड़ा है, ठीक है, शेल्फ में, वो कितने टाइम से टाइम चेंज हो रहा है, जैसे कि हर 3 महीने में चेंज हो रहा है, हर 90 डेज में चेंज हो रहा है। टर्नओवर रेशियो कितना इन्वेंट्री का, बिजनेस में जो हमारे पास सेल्स हो रही है उस सेल्स के बेसिस पे कितना इन्वेंट्री हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि हर 2 महीने में हमारा जो पुराना इन्वेंट्री है वो कवर होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हर 2 महीने बाद ही नया माल बनाएंगे या 1.5 महीने बाद बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आज बन गया, अब पता है 2 महीने तक टाइम लगता है उसको बिकने में, तो हम हर 10 दिन में नहीं बनाने लगेंगे। तो हमारा आइडियल उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि कितना टर्नओवर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो डेटर्स टर्नओवर कहता है कि कितने टाइम में जो डेटर्स है वो हमें रिटर्न दे रहे हैं, या कितने टाइम में क्रेडिटर्स है वो हम उनको लौटा रहे हैं। तो वैसे ही डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है नेट क्रेडिट सेल्स जो हमने की थी, मतलब हमने जो लोगों को उधार माल बेचा था वो कितने टाइम में लौटा रहे हैं, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। जो भी हम उधार माल बेचते हैं, हमें उम्मीद करते हैं, अगर हमने किसी को टाइम दे रखा है, क्रेडिट लिमिट दे रखी है, ठीक है, कि 1 मंथ में देना है, तो हम उसी के बेसिस पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं कि 1 मंथ में तो सिर्फ 50% ही दे पाए हैं,
हिसाब से 100% आ जाना चाहिए था। तो हम इससे एक रेशियो, मतलब एक तरीके से हमारा एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है कंपनीज को, और इवन फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द रीडर्स एज वेल, इस कंपनी में कितना रेशियो चल रहा है हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। अब एसेट्स टर्नओवर का भी सेम है, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी सेल्स कितनी स्पीड से हो रही है। ठीक है, जैसे जो भी हमारा माल बिक रहा है वो किस स्पीड से बिक रहा है, कितनी सेल्स हो रही है एज कम्पेयर टू टोटल एसेट्स। और इसमें सिर्फ इन्वेंट्री की बात हो रही है, और इसमें जो हमने एक्चुअली बेच चुके हैं हम जो माल, वो कितने टाइम पे उसका पैसा वापस लौट के आ रहा है। और वही उल्टा इसका हम देख लेते हैं लेवरेज और सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन बन जाता है कितनी बार, ये याद रखना आप। डेट इक्विटी रेशियो होती है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी 1:1 ही होना चाहिए। डेट और इक्विटी मतलब डेट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट्स कौन से होते हैं, इक्विटी तो हो गई हमारे यहाँ, शेयर होल्डर्स फंड हो गए, डेट्स हो गए एसेट्स एक तरीके से। ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम देखते हैं ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी हमारी अर्निंग आई है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, ठीक है, उसको हम ऊपर लिख देंगे डिवाइड बाय जितने भी हमारे इंटरेस्ट का हमने दिया है, लोगों को इंटरेस्ट दिया है, वो उसको हम देख लेते हैं कि कितना हमारी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट कवर हो रहा है। जैसे हम लोन ले रखा है हमने, अब हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर इतनी अर्निंग हो भी रही है हमारी, तो वो रेशियो से पता चल जाता है कि हम कब जाके डूबने वाले हैं। लेवरेज और सोल्वेंसी होता है उधार वाला ही सीन बता रहे हैं हमें एक तरीके से, इक्विटी भी एक तरीके से उधार है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डेट और इक्विटी में हमेशा ये कहते हैं कि 50% 50-50 लेके चलोगे तो बेस्ट रहेगा, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइडियल 1:1 बोल रहे हैं ना। सोल्वेंसी होता है कि हम कब जाके एक तरीके से दिवाला हो सकते हैं, तो ये नहीं होते हैं, बट ये रेशियो से आइडिया लग जाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, मतलब जो शेयर होल्डर फंड लेके आए हैं टोटल, उसमें से कितना एसेट्स हमारी कंपनी का है और कितना शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो ये 3 एक्टिविटीज में जो है हम कैश फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो की हमारी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करेंगे, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेंशन करते हैं हमारे बिजनेस की, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ए मेंशन कर देते हैं, उसको बी, इसको सी, फिर जो फाइनल हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिजल्ट आता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ये ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में क्रेडिट पे कुछ हो रहा है तो वो ऐड करेंगे, नहीं, क्रेडिट वाली और डेबिट वाली चीजों को हम ऐड इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होता है ये सब एज इट इज लिखे हुए हैं, तो हम क्या ऐसे फॉर्मेट को देख के चले जाते हैं, कुछ मेजर जो कंसेप्ट होते हैं वो रह जाते हैं हमारे, तो इसीलिए मैंने इसमें एक एक कीवर्ड्स को मेंशन किया है कि आप ये सारे कवर करके जाएं। अब जैसे कैश फ्रॉम कोर बिजनेस जो भी आ रहा है हमारा, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैश। ठीक है, तो ओपनिंग कैश हमने यहाँ पे लिखा, फिर नेट प्रॉफिट जो हुआ है हमारे बिजनेस में वो लिख दिया हमने, फिर वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज जो भी हो सकता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो करंट एसेट्स है हमारी और करंट लायबिलिटीज है उसमें हम चेंज देखेंगे, तो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है वो हम मेंशन कर देंगे। और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, और डायरेक्ट मेथड होता है कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर से भी शुरू करते हैं। तो वो मैटर नहीं करता, हमारा मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इनकम से जो आ रहा है उसमें हमें करना क्या क्या ऐड है वो मैटर करता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम्स अगर कौन से हो रहे हैं वो, और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। ठीक है, ये सब चीजें क्या है हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तब आ जाएगा ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। पॉजिटिव सीएफओ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अ हेल्दी बिजनेस। अब ये देख लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस चल रहा है और आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में भी बिजनेस में नेगेटिव है तुम्हारा कैश, मतलब घाटा लग रहा है, तो इट मीन्स लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली आप मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म्स की बात करता है, जो हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसमें नॉन कैश आइटम्स कौन से हो गए, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब क्या हो गए, नॉन कैश आइटम्स हो गए, तो वो भी हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेंशन कर देते हैं। अब क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेंशन करते हैं इसके बाद में, जो भी इसका रिजल्ट आया सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ इक्वल्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, कहीं भी बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया है, परचेज किया है या सेल किया है, अगर परचेज किया है तो वो पॉजिटिव, हमारा कैश क्या गया है, अकाउंट से गया है तो माइनस कर देंगे, और अगर बिजनेस ने कुछ सेल किया है तो उसको हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस में लिख देंगे।
कैश अगर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस में। कैश अगर आ रहा है तो उसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। कोई भी परचेज किया हमने, इन्वेस्टमेंट्स जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, कहीं भी इन्वेस्ट किया हमने तो वो चीजें, या फिर हमने किसी को लोन दिया है, अगर लोन दे रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और अगर हमने किसी से लोन रिसीव किया है तो उसमें कैश क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फाइनली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका हमें नेट लिखना है इसमें, प्लस माइनस में जो भी अमाउंट आ रहा है। तो कहने का मतलब है एसेट्स प्रोसीड्स माइनस एसेट्स परचेजेस, जो भी एसेट्स हमें मिली है उससे हम जो भी हमने कहीं परचेज किया पैसे देके, तो उसका ये नेट जो भी वैल्यू बन रही है वो हम मेंशन कर देंगे। फिर थर्ड हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें हम डालते हैं कोई भी हमने फाइनेंशियल हो गई, बिजनेस की शेयर होल्डर से रिलेटेड होती है मेजरली। इसे हमने किसी को शेयर्स इशू किए हैं, रिडीम किए हैं, तो वो सब चीजें मेंशन करेंगे। अगर इशू ऑफ शेयर्स है तो आपने शेयर इशू किया, तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव। अगर रिडम्पशन है मतलब आप किसी को शेयर्स पहले से दिए हुए थे उसको वापस उसके पैसे दे रहे हो, तो दैट मीन्स इट हमारे अकाउंट से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो बस आपको ये दिमाग रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स वेरी इजी, ठीक है। आपने लोन टेकन, कुछ लिया हुआ था उसको रीपे किया है, वो भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट हो गया। आपने किसी के डिविडेंड्स पे किए हैं, जैसे शेयर होल्डर्स और पे किया है, तो ये भी एक तरीके से कैश गया है हमारे अकाउंट से, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड, कहीं पे आपने इंटरेस्ट पे किया था, जैसे कि ये वाली जो चीजें हमने देखी थी ना, यहाँ पे हमने क्या किया, लोन्स ले रखा है, रिसीव्ड किया है या कुछ ले रखा है। तो देखो ये चीज याद रखना, किसी को लोन दिया है, इन्वेस्टिंग था वो हमारा एक एक्टिविटी, क्योंकि हमें बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। बट अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, मतलब हमने क्या किया है, उधार लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीजें याद रखना, तीन मेन चीज है, जो भी प्रोसीड्स हुए माइनस रिपेमेंट माइनस डिविडेंड, तो जो फाइनल जो बचता है वो हमारा इन तीनों एक्टिविटीज का, प्लस नेट कैश फ्लो जो होता है सीएफओ प्लस सीएफएफ सीएफआई। ओके, ये चीजें याद रखना आप। अब इससे क्वेश्चन बनता है, ये एक तरीके से इजी है, बट ब्रेक इवन पॉइंट का ही क्वेश्चन इसमें आता है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पूछ लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो बस इसके आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक एग्जांपल हम देख लेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, इट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी प्रॉपर हमारी कंपनी की सेल्स हुई है उसमें से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो माइनस कर देंगे अब, तो वो कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। इसका उल्टा उल्टा करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूले के लिए भी इसमें क्या करना है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप इसका निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे आपसे पूछ लिया सेल्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन प्लस वीसी कर देंगे, तो इक्वल्स टू सेल्स आ जाएगी। और अगर हमसे वीसी पूछा जा रहा है तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर देंगे, तो वो आ गई वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब पीवी रेशियो, बीईपी पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे तीनों और तीनों चारों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। एक दो मार्क का मतलब एक दो छोटा सा कंसेप्ट इसमें प्रैक्टिकल भी आ रखा है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला समझ लो, पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब जैसे हमने यहाँ पे देख ही लिया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, समझ लो हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता कितना था, तो हम इसको निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर डिवाइड बाय हमने सेल्स कर लिया, तो पीवी रेशियो आ गया, ठीक है। अब फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लिया जाए अगर हमसे, हमें कुछ कुछ डेटा गिवन होगा, फिर उससे हमें इन छह चीजों को निकालने का कुछ ना कुछ एक पूछ सकते हैं वो। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पूरा पीवी रेशियो जो भी इसमें रिजल्ट बन के आए उसको डिवाइड करने को दे सकते हैं। हो सकता है आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे दे, पीवी रेशियो दे दे और फिक्स कॉस्ट फाइंड करने को दे दे क्वेश्चन में। फॉर्मूलेज याद करके जाओ तो हो जाएगा सब, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट एक होता है यूनिट्स में, एक होता है रुपीज में, ये चीज आप याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूनिट में पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज में पूछा गया है तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो होता है जहां पे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होती है, जैसे कि एक्चुअल सेल्स तो थी हमारी एक तरीके से 2 लाख की, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल हमने बना रखी थी कि एटलीस्ट हमें कितनी करनी है, 150। तो जो 50 का जो डिफरेंस है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि हमने सेल्स अच्छी कर ली है। रिक्वायर्ड सेल्स जो टारगेट प्रॉफिट हमारा रहता है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन इतना नहीं आता है, बट हाँ नया है ये टर्म, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये चीजें याद रखना। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है 100 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 60 पर यूनिट, तो हम ये यूनिट वाले से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब कि सेल्स हमें सेल प्राइस दे रखी है 100, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40,
पर यूनिट। समझ में आ रहा है ना? सेलिंग प्राइस को सेल्स में ही इन्होंने कन्वर्ट किया है। 100 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रही है 80,000, तो 80,000 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 80,000 डिवाइड बाय हम कर देंगे 40, तो इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 80,000 से हमने क्या किया, ये दे ही रखा है हमें 80,000 तो क्वेश्चन में, 80,000 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 2,000। 2,000 यूनिट्स हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कहने का मतलब अगर 2,000 यूनिट्स हम हमारी कंपनी में प्रोड्यूस करते हैं तो हम हमारी कंपनी में एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आएंगे। मतलब कि थोड़ा मार्जिनल प्रॉफिट जितना हमको चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो सिचुएशन है वो 2,000 पे है। 2,000 यूनिट्स अगर बिक रहे हैं तो इट मीन्स वी आर ऑन दी नॉट नो लॉस नो प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो हमें उससे ज्यादा ही करना होता है, बट ये एक तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी निकाला जाता है, तो ये आपको समझा दिया गया है। इससे आप पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो 40% गिवन है, कॉन्ट्रीब्यूशन 40 हो गया। ठीक है, ऐसे निकाल दो। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इससे एक कभी कभार कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा लर्न करने वाला टॉपिक है, बट इसमें मैं आपको इजी समझा देती हूँ कि ये याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस प्लस सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हैं इक्वल्स टू मटेरियल्स यूजेस वेरिएंस आता है। ठीक है, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली इसमें भी यही है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये चीज आप याद रखना। अब इसमें समझा क्या रखा है, ये कॉस्ट की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो ये फेवरेबल कब होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एक्चुअल कॉस्ट हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तभी वो फेवरेबल होता है। अदरवाइज वो ये एडवर्स हो गया, जो हमें अनफेवरेबल है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो दैट इज अनफेवरेबल। ठीक है, ये एक शीट इसलिए बनाई गई कि आप इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी से बनता है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का भी सिमिलर है, एक्चुअल प्राइस शुड बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें इन्होंने ये फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं। देखो, इनका कोई इजी बैकग्राउंड नहीं है कि आपको याद हो जाए, ये तो याद करने पड़ेंगे। अब हमें क्या देखना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो इसमें हमें क्या देखना है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड जो हुई है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमेशा कम होनी चाहिए, तो फेवरेबल माना जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो सेट हो रखी थी उससे अगर हम कम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग की बात कर रहा है ये, तो ये क्या है, एस एच क्या दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड आवर्स, कितने आवर्स वो काम कर रहा है। ए एच क्या है, एक्चुअल आवर्स। इसमें रेवेन्यू, इसमें क्वांटिटी की बात कर रहे थे और प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ पे आवर्स की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं। कितने आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो लेबर, एक्चुअल लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर निकालना तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से कम आनी चाहिए। मतलब हमने सोचा है कि हम पर लेबर इतनी कॉस्टिंग लगा सकते हैं, बट उससे कम आ रही है तो दैट मीन्स फेवरेबल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार इसको ओवरव्यू कर लो। अगर किसी का एक्चुअल आवर्स लेस देन स्टैंडर्ड आर आया है, मतलब कि हमने जो काम किया है वो कितने कम टाइम में काम कर लिया। स्टैंडर्ड आर हमने सोचा था 10 घंटे लगेंगे, बट अगर वो 9 में हो गया तो ये हमने क्या सोचा कि काम जल्दी हो गया, वर्क फास्टर। तो ये चीजें समझ लेना, इनकी फुल फॉर्म नीचे इसीलिए लिखी हुई है कि आपको कंसेप्ट में कहीं एरर ना आए। तो इसमें ट्रिक है जो हमने पढ़ लिया है कि हमेशा ये याद रखना, दिस इज ऑलवेज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऑलवेज। ये ऑलवेज होता है। ठीक है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। इसका मेन रोल कॉस्टिंग में यूज आता है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि जो आउटपुट आया है, फैक्ट्री आउटपुट बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ भी आउटपुट आ रहा है तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है, सोची कितनी थी। ठीक है, एक्चुअल काम कितनी जल्दी हो रहा है और सोचा कितना जल्दी था। तो लेबर का भी देखते हैं और मटेरियल कॉस्ट का भी देखते हैं। तो क्योंकि दो ही मेन वेरिएबल इनपुट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। ठीक है, वेरिएबल एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये दो ही होते हैं, लेबर एंड वेरिएबल, ये जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल एंड लेबर, ये दो ही वेरिएबल्स होते हैं। अब एक और नया है, ये इजी है, बहुत इजी है, पर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है, ठीक है। एक होता है लिफो, एक होता है फीफो, एक होता है वेटेड एवरेज और एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री कितना है उसको वैल्यू कैसे किया जाए, ठीक है। तो होता क्या है, फीफो होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में आया है पहले उसी को पहले निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब है लाइन में 15 लोग खड़े हैं, 15 में से जो पहले नंबर पे खड़ा है उसी को मैं सर्विस दूंगी, फिर सेकंड पे जो आया उसको दूंगी। ऐसा नहीं है कि जो पीछे आया, जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में है उसको फर्स्ट आउट करना ही है। हमारे इंडिया में ये अलाउ ही नहीं है, अलाउड इन इंडिया, नो, IFRS प्रोहिबिट्स। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, लिफो इज अलाउड इन इंडिया, ठीक है। तो आपको फॉल्स करना है उस स्टेटमेंट को। इसमें प्रॉफिट हाईएस्ट होता है क्योंकि जो पहले आया उसको देना वो हमारा काम है, अदरवाइज वो चीजें भी खराब होती है। तो हम इन्वेंट्रीज की बात कर लेते हैं, जो पहले मैन्युफैक्चर हुआ है वही माल पहले निकालेंगे हम, ठीक है। इसमें COGS में इन्फ्लेशन बहुत कम रहता है, कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें इन्फ्लेशन आने के चांसेस कम है, क्योंकि जब हमने मैन्युफैक्चर किया उसी को पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें रिसेंट प्राइसेस पे डिपेंड करता है। वेटेड एवरेज क्या होता है, मिडल वैल्यू लेके चलता है प्राइस को। इन्फ्लेशन मिडल रहता है, इसमें प्रॉफिट भी मिडल रहता है, ये भी मिडल रहता है, ये भी एक्स है, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देना मटेरियल्स में। COGS एग्जैक्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया वही रहता है एग्जैक्ट। ये सिर्फ यूनिक आइटम्स के लिए होता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है कि ये मटेरियल किसी, हम बोल सकते हैं कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड, उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट हमने कॉस्ट बताई है वही कॉस्ट पे हमें उसको लेना है, इसमें कॉस्टिंग में चेंज नहीं आता। किसी ने बोला मुझे ये माल बना के देना है तो हमने उसको दे दिया, समझ रहे हो। अब ये नीचे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, बहुत ईजी है। जैसे कि परचेजेज 100 यूनिट्स हुई है, 10 जन 12 फेब को इतनी हुई है, 10 जन को इतनी हुई है, सोल्ड 150 यूनिट्स हुई है। तो हम क्या करेंगे, 10 जन में 100 दे दी और 50 जन में हमने 100 दे दी, ठीक है। तो टोटल हमने क्या किया, 100 यूनिट्स तो हमने क्या की 10 रुपए में दे दी और 50 यूनिट्स हमने 12 रुपए में दे दी, तो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर वही लिफो पे जाते, पहले हम क्या करते, 12 वाले यूनिट्स निकाल देते, ठीक है। तो 1700 रुपए बनते हैं यहाँ पे, और इसमें बनते सिर्फ 500, इसमें 1600। बात एक ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट हमारा जो रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं हम, जैसे हमने वेटेड एवरेज देखा, मिडल वैल्यू ले लिया हमने दोनों की, लिफो एंड फिफो का एवरेज, जैसे 12 एंड 10 है तो उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। अब बजटरी कंट्रोल हम पढ़ते हैं, तो बजटरी कंट्रोल क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे प्लानिंग, जो फ्यूचर की जो प्लानिंग की जाती है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। जैसे हमने पहले एक बजट सेट करते हैं, फिर एट द एंड हम उसको कंट्रोल करके, मतलब जो हमने अपने मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम, कि 5 स्टेप्स होती है, प्लानिंग से हम कंट्रोलिंग तक जाते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी वही चीजें हैं। हमने स्टार्टिंग में एक बजट सेट कर लिया फॉर एवरीथिंग जो भी बिजनेसेस में यूज आ रहा है, फाइनेंशियल बजट, ऑपरेटिंग बजट, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट बाइफर्सिकेशन पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक ही स्लाइड में आपके लिए यहाँ पे दी गई है। एक होता है मास्टर बजट, मास्टर बजट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे बजट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग बजट। तो ऑपरेटिंग बजट, और ऑपरेटिंग बजट में कौन से बजट्स आ गए जो डे टू डे लाइफ में हमारे हमें सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग बजट में आ गया सेल्स का बजट, कि कितना सेल्स का बजट रखना है हमें, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट। तो ये 5 जो मेजर है वो ऑपरेटिंग बजट के अंदर काउंट होते हैं। सिमिलरली जो फाइनेंशियल बजट होते हैं वो बात करते हैं हमारे कैश का कितना बजट रखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर बजट, बैलेंस शीट बजट और P&L बजट। देखो इनके अंदर इतना कुछ नहीं ओवरली पूछा जाता है, मेनली आपसे ये पूछा जाता है जो नए बजट्स, नए टाइप्स होते हैं, जैसे कि की टाइप्स हो गया एक जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या करता है, जस्टिफाई एवरी आइटम फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि आप जब भी कोई एक बजटिंग सेट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई बेस ना लो, आप बजटिंग शुरू कर रहे हो एवरी आइटम की फ्रॉम स्क्रैच। जैसे यूजुअली लोग बजट सेट करते हैं तो क्या करते हैं, पिछली बार अपने 2 लाख का बजट लेके चले थे, इस बार थोड़ा 2.5 लाख कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट हुआ था अपन को, तो इस बार 2.5 लाख का बजट ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको हम जीरो बेस बजटिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम बेस बजटिंग बोलते हैं, जिसमें हमने कोई ना कोई बेस लिया है लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल बजट वो होता है चेंजेस विद आउटपुट लेवल। अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया, क्वार्टरली हमने बना लिया फ्लेक्सिबल बजट बना रखा है, कि अगर अच्छा प्रॉफिट आएगा तो बजट बढ़ा देंगे, नहीं प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा बजट कम कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल बजट होता है। फिक्स्ड होता है रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्वार्टरली कितना भी आओ, बट हमारा बजट थ्रू आउट द टाइम फिक्स्ड ही रहने वाला है। रोलिंग बजट होता है जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता है, परपेचुअल, मतलब लॉन्ग टर्म, ये रोलिंग है जो हर वक्त अपडेट होता रहेगा। हम बोल सकते हैं डेली का बजट सेट करना, आज का बजट ये, आज इतना बजट है, आज इतना है, ये रोलिंग बजट है जो ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल नहीं है, ये एक तरीके से परपेचुअल है, ये चेंजिंग होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसके की टाइप्स है।
ये बजटिंग क्यों हो रही है हमें ये देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो होता है, प्रोडक्शन फर्स्ट आता है। प्रोडक्शन बजट हमेशा सबसे पहले आता है, प्रोडक्शन बजट कि कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से बजटिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी। बजटिंग होता किस लिए है कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग कर सके और बाद में हम कंट्रोल कर सके, कि हमें पता चले कि इतना बजट था एंड देन फिर उसको वापस मेजर एंड कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट बिजनेस शुरू होने से पहले ही, क्योंकि बिजनेस में मेनली इन्वेस्टमेंट, पैसा, इनकी बातें होती है, तो वो सब चीजें हमें पहले से सेट करके चलना होता है। कितना हमें मटेरियल यूज करना है, उनका कितना बजट है, लेबर का कितना बजट है, इसका कितना बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड प्रॉफिट्स का गोल बनाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है हाई इल्ड यूजीसी नेट टॉपिक है ये। हाई इल्ड क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट वाइज कैसे भी पूछ लिया जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अब हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम अभी तक पढ़ ही रहे थे। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट टू एक्सटर्नल पार्टीज। हम फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें कोई बाहर के जो पार्टीज है, अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस, जो अदर पार्टीज है जो हमारे बिजनेस है इसको कहीं ना कहीं देख रही है, या शेयर होल्डर्स है जो देख रहे हैं, एक्सटर्नल पार्टीज है, उनके लिए बनाते हैं। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट के थ्रू मैंडेटरी भी है, और ये हिस्टोरिकली के बेसिस पे होती है, टाइम फोकस होती है। ठीक है, लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, हर चीज का उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। मेन यूजर्स इसके इन्वेस्टर्स, बैंक्स या गवर्नमेंट जो है वो होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इसमें इंड आईएएस और गैप और आईएफआरएस, ये तीनों ही स्टैंडर्ड इसमें फॉलो होते हैं। तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं और तीनों स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं यूजुअली। ठीक है, क्योंकि हमने जो कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे ही फॉलो होते हैं। आईएफआरएस में जो भी रूल्स है, एएस, इंडियन आईएएस, इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, नेचर ऑफ डेटा क्या होता है, मॉनेटरी ओनली होता है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फ्रीक्वेंसी इसका एनुअली होता है। ठीक है, कभी कभी क्वार्टरली बनता है, पर यूजुअली फाइनेंशियल अकाउंट्स एनुअली बनता है। और इनकी ऑडिटिंग बहुत जरूरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग आपके इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा करेक्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, एक तरीके से अकाउंटिंग की जाती है जो इंटरनल डिसीजन के लिए, हमारे इंटरनल बिजनेस में जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं उनके लिए, जैसे मैनेजर्स ओनली। यूजर्स के कौन थे, मैनेजर्स। ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ये क्या होता है, हिस्टोरिकल पास्ट की बातें करता है, कितना खर्चा हो गया वो मेंशन कर रहा है। मैनेजमेंट आगे की बात कर रहा है। ये वॉलेंट्री है, हम अपने लिए बनाते हैं, बिजनेसेस, कंपनीज जो अपने लिए बनाती है, क्योंकि मैनेजर्स को हेल्पफुल है। तो फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है इसमें, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी चीजें भी मेंशन होती है। जब भी जरूरत पड़े तब बना लो, कोई भी ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, कॉस्ट एंड वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, ये जो पढ़ के आए हैं अभी हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाती है। ठीक है, इसमें वॉलेंट्री है मोस्टली, बोथ पास्ट एंड फ्यूचर दोनों की बात करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ठीक है, दोनों चीज की बात करते हैं। मैनेजर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसको देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे चलती है ये। मॉनिटरी डेटा ही रहता है इसमें, वीकली मंथली बनाते हैं, और कॉस्ट ऑडिट हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये बनाई क्यों जाती है, क्योंकि हमें कितना प्राइस हमारा सेट करना है बिजनेस में कोई भी मटेरियल का, तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंडेटरी है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज नेसेसरी बिकॉज वी नीड टू हैव अ प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल डिसीजंस इन आवर बिजनेस। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा यूज करते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक तरीके से लास्ट मॉड्यूल में पहुंच गए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यू कंसेप्ट्स जो अकाउंटिंग में यूज हो रहे हैं, इश्यूज एंड ट्रेंड्स जो चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एआई एंड डिजिटल अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या हो रही है, डिजिटली हो रही है। क्या हो रहा है, जनरल एंट्रीज ऑटोमेटेड हो रही है। मैंने सिर्फ एंट्री डाली है, वो ऑटोमेटिक जहां पे डेबिट क्रेडिट में जिस अकाउंट में जानी है चली गई। समझ रहे हैं, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो रही है बजटिंग में। अब जब बजटिंग हम खुद मैन्युअली बैठ के सेट करते थे, अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब वो खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बजट कितना नेक्स्ट ईयर रखना चाहिए। नेक्स्ट ईयर ये फ्यूचर एनवायरनमेंट है, ऐसे ऐसे चीजें चल रही है, तो इस अकॉर्डिंग आपको कितना बजट रखना चाहिए। तो ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एक टूल हो गया जिसके थ्रू वो प्रेडिक्ट करता है और बता देता है बजट से रिलेटेड। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गए, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं अकाउंटिंग में हमारे जो रोबोट्स के थ्रू हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन 4 मेजर फील्ड्स में यूज हो रही है। अब सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, ईएसजी रिपोर्टिंग, मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों ही चीज की रिपोर्टिंग हमें बनानी होती है हमारे अकाउंट्स में।
कार्बन फुटप्रिंट की एक अकाउंट्स बनानी होती है, कितना हमारे बिजनेस से कितना कार्बन फुटप्रिंट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें क्या हो रही है, बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। हम पढ़ते हैं ना सस्टेनेबिलिटी कितना दे पा रहे हैं हम, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी बना के देनी होती है हमें, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देनी होती है, इसका पूरा फ्रेमवर्क देना होता है कि इन सब में हमारे बिजनेस से गवर्नमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं या हम ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये सारी रिपोर्टिंग्स हमें देनी पड़ती है। और आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे हमें फोकस करना होता है, ये लीजेस की बात करता है, ये 100 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, और जो इन आईएएस अलाइंड विद आईएफआरएस सिंस 2016। अब ये आपको याद रखना होगा, जो आईएफआरएस निकाला गया है वो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलाइन हो चुका है 2016 से, तो ये दोनों को इतने डिफरेंस नहीं है, हमारे अलाइंड ही चल रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस से ही अलाइंड चल रहे हैं, ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गई जिसमें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और ये सब पता चल रहा है, एक्सपर्ट विटनेस अगर कुछ हो रहा है तो कोर्ट केस वगैरह कुछ हो रहे हैं तो एक्सपर्ट भी विटनेस कर रहा है, बीइंग एन अकाउंटेंट बहुत जरूरी है, वाइट कॉलर क्राइम डिटेक्शन, साइबर फ्रॉड एनालिसिस, तो ये सब चीजें अकाउंटिंग में बहुत हो रही है, इसीलिए ये सब चीजें करनी, फ्रॉड डिटेक्ट करना ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में झोल करते हैं सब सबसे ज्यादा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गई, इससे क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है एम्प्लॉइज, तो उसकी भी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना वर्थ है, ये एम्प्लॉय को हम 50,000 दे रहे हैं बट क्या ये इतना वर्थ है, क्या ये 1 लाख के वर्थ है, तो हम उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो ह्यूमन ऑलरेडी है उसकी वैल्यू कर रहे हैं, या फिर कौन सी पोजिशन पे कितना ह्यूमन है उसकी कितनी वैल्यू पे हमें रखना है, ठीक है। एक ये मॉडल होता है लेवेन स्क्वायर्स मॉडल है, जिसके थ्रू अकाउंटिंग की जाती है इजीली, कैपिटल की फाइंड करना। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है ह्यूमन कैप रिसोर्स अकाउंटिंग में, जो शुरू से चलती आ रही है कि इस पोजीशन पे इतनी कॉस्टिंग लगती है, इस इंसान को इतने लोग इतने 20,000 सैलरी वाले को ही रखना है, तो वो चीजें होती। बट हाँ ये इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, बट ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज कर रही है अपने इंडिया में। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी होती है कि हम देख लेते हैं आने वाले टाइम पे कितना इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है, करंट परचेसिंग पावर देख लेते हैं, करंट अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग निकाल लेते हैं, एडजस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो भी हो रही है, ट्रेंड में चल रही है। तो हमें क्या करना है कि BRSR ने मैंडेटरी क्या कर दी, जो टॉप 1000 NSE BSE लिस्टेड कंपनीज है, BRSR हम क्या देख रहे हैं, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कि आपके बिजनेस से किन किन को एक्चुअली फायदा हो रहा है, आप कितने रेस्पॉन्सिबल है, यानी एक पूरे रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, वो पूरे फॉर्मेट के फॉर्म में इनको देना पड़ता है, ठीक है। सेबी का मैंडेट है ये इन कंपनीज को इनको देना ही पड़ेगा, BRSR रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, टॉप 1000 NSE BSE लिस्टेड कंपनीज को, ठीक है। अब ये हम लोग इस यूनिट के एंड में आ गए हैं, जो हमने कवर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, और ये एक फॉर्मूला चीट शीट है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो क्या होता है, COGS बाय इन्वेंट्री, ये टर्नओवर जो होता है वो हमेशा टाइम्स में बताता है, ये याद रखना आप लोग, परसेंटेज में नहीं बताता है, TIME है, जैसे हम क्या बोलेंगे 2 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स, जो रिजल्ट आएगा ना COGS डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, वो हमेशा टाइम्स में आएगा। और ये यूनिट्स में आया था, PV रेशियो हमने देख लिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन जो हमने देखा था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, जो हमने निकाला था 9000 आया था हमारे, ठीक है। और करंट रेशियो, GP रेशियो होगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। और क्विक रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमने लिख ही लिया, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकाला है, यहाँ पे हमने यूनिट्स में निकाला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होती है, ठीक है, याद रखना, एक्चुअल सेल्स जो हुई है और जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हमारी थी, तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, तरह से प्रॉफिट वाली सेल्स हो गई। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ये हमने देखा था, स्टैंडर्ड R इंटू स्टैंडर्ड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल R इंटू एक्चुअल रेवेन्यू, और रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन। अब हम क्या देख रहे हैं 2030, ये जो क्या एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, या फिर ये कंसेप्ट है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस है, एक बार सॉल्व करना। जैसे विच कंसेप्ट स्टार्ट्स, ये होता है बिजनेस एंटिटी, लिफो इज प्रोहिबिटेड अंडर विच स्टैंडर्ड, लिफो किस में नहीं आता है, इंडियन AS IFRS में लिफो नहीं है, ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं है ये वाला।
ये करंट रेशियो का फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया ड्यू पॉइंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। ये मल्टीप्लायर की बात करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पीपीटी में हमारे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये ड्यू पॉइंट फॉर्मूला है, ये याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट में। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट फॉर्मूला। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? वॉलंटरी, इंटरनल और फ्यूचर फोकस्ड होती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू, ठीक है। ये सब चीजें एक एक चीज आप देख लेना, ठीक है। जर्नल जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस डेट को जो एंट्री आई है उस डेट में ही हम लोग लिखते हैं, ये याद रखना। क्रोनोलॉजिकल मतलब अगर जो पहले माल जो कोई भी आज का जो ट्रांजेक्शन है वो आज की डेट में लिखेंगे, कल का ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। और डिबेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी पीएनएल में होता है, वो फाइनेंशियल चार्जेस में आता है, ये याद रखना। छोटे छोटे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल है जो लेवन स्क्वाड्स है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मॉडल, ठीक है। और ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट, उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स, नंबर जितने भी इक्विटी शेयर्स हमने मार्केट में लगा रखे हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे आ जाएगा अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, ठीक है। अभी रैपिड फायर राउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक, तो हमने अभी पढ़ा है कैश बुक, सेल्स बुक और परचेज बुक तो क्या है? सब्सिडरी है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए सब्सिडरी बुक, ठीक है। अब इसमें जैसे बीपी सेल्स पूछ लिया हमसे, फर्म हैज फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, पीवी रेशियो 30% है, तो अब कैसे निकालेंगे बीपी सेल्स? क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला जल्दी से मेंशन करो और कमेंट बॉक्स में। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है, हाँ इसका हमने अभी जस्ट देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपने देखा है इधर, बीपी सेल्स हम देख रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है, तो हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 30% कर देंगे, ठीक है। 30% इंटू 100 करेंगे, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख, ठीक है। अब इन FIFO मेथड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी हाईएस्ट, तो ये चीजें याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? क्या बोला है? कॉस्ट 5,000 है, ये हो गया ये, तो 45,000 इसकी क्या हो गई? एक तरीके से एक्चुअल कॉस्ट हो गई, 5,000 तो वापस मिल जाएंगे, और डिवाइड बाय 9 करेंगे हम इसमें, तो हमारा क्या हो गया? एसएलएम मेथड से 45/9 5,000 हो गया। विच रेशियो मेजर्स ए फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, करंट रेशियो से हमें क्या पता है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पता चलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है फ्यूचर डिसीजंस पे। ओके, सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, ठीक है। हमने लेजर और ये सब पढ़ लिया है, इन्वेंट्रीज पढ़ लिया है, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, डिसीजन फ्रेमवर्क, मॉड्यूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग। तो ये एक तरीके से लास्ट मिनट रिवीजन नगेट्स है, जो एक बार पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे आपको, ठीक है। जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग किसके लिए यूज होती है? फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट वगैरह चीजों के लिए यूज होती है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस। ये सब एक तरीके से एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। और एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग अमाउंट और अकाउंट रिकॉर्डेड, ये याद रखना। एरर ऑफ ओमिशन होता है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन ही ऐड नहीं किया, ओमिशन मतलब हम भूल गए, और कमीशन इसमें क्या दे रखा है? रॉन्ग अमाउंट या अकाउंट, हमने कोई गलत जगह कहीं रिकॉर्ड कर दिया। और कंपनसेटिंग एरर होता है, टू ऑपोजिट एरर्स कैंसिल हो गए। कभी कभी क्या होता है? कहीं मैंने 10,000 प्लस कर दिया और इधर भी 10,000 मैंने क्या किया? माइनस कर दिया, तो उनको हम एक तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे एरर्स भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें एक बार रिविजन करना पूरा, ठीक है। सॉल्वेंसी होता है लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू पे डेट्स, लिक्विडिटी होता है शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू पे डेट्स, ठीक है। हम लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में टू पे। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू पे डेट्स है। अब हमने ड्यू पॉइंट और ये फॉर्मूलाज लिख ही लिए। नेट कैश फ्लो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, ठीक है। ये इंड IAS 7 जो है कैश फ्लो की बात करता है, 2 है इन्वेंट्रीज की बात करता है, जीरो बेस्ड बजटिंग एवरी एक्सपेंस को स्क्रैच से शुरू करता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों का प्लस होता है। कंजर्वेटिव में है एंटिसिपेट लॉस नॉट गेन्स। तो ये एक चीजें बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द यूनिट। आई होप यू लाइक्ड इट। तो आप मेरे मैनेजमेंट और कॉमर्स की प्लेलिस्ट चलाई हुई है, उसमें भी आप जाके सारे कंसेप्ट और भी कवर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक।